नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। फ्रांस में पत्रकार के दफ्तर पर फायरिंग में 12 की मौत। राष्ट्रपति ओलांद ने बताया आतंकी हमला भारत समेत दुनिया भर में निंदा। आरटीआई के दायरे में आने पर गंभीर नहीं राजनीतिक दल, दूसरे समन पर भी नहीं पहुंचा कोई प्रतिनिधि। सीआईसी ने सुनवाई कर फैसला रखा सुरक्षित। कोल कामगारों की हड़ताल के दूसरे दिन भी ठप रहा उत्पादन। ईंधन की कमी से जूझ रहे बिजली संयंत्रों में गहराया संकट। ऊर्जा मंत्री के साथ मजदूर संगठनों की बैठक। राज्यों को आर्थिक मदद में राजनीतिक दूरियां बाधा नहीं, वित्त मंत्री ने ग्लोबल बिजनेस समिट में दिलाया भरोसा। सुषमा स्वराज ने की प्रवासी भारतीयों से निवेश की अपील। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को बताया किसान विरोधी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी। और अब पहली खबर। पेरिस में एक पत्रकार के दफ्तर पर हुए आतंकी हमले में 12 लोग मारे गए हैं, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हमला स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे हुआ है। खबरों के मुताबिक 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने दफ्तर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 10 पत्रकार और 2 सुरक्षा कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। राष्ट्रपति ओलांद ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। भारत समेत दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारी ने बुधवार सुबह फ्रेंच पत्रिका चार्ली हेब्डो के दफ्तर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के बाद दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने अभी हमलावर की पहचान या घटना के कारणों का खुलासा नहीं किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। While details are still unclear, I know that this House and this country stands united with the French people in our opposition to all forms of terrorism, and we stand squarely for free speech and democracy. And these people will never be able to take us off those values. राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और इसे आतंकवादी हमला बताया। Pour retrouver les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés aussi longtemps que nécessaire pour qu'ils puissent être arrêtés et traduits devant les juges et condamnés. चार्ली हेब्डो व्यंग्यात्मक लेखों और कार्टूनों के प्रकाशन के लिए जानी जाती है। ये पत्रिका 2006 में विवादित कार्टूनों के प्रकाशन के बाद चर्चा में आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेरिस में पत्रकार के दफ्तर पर हमले की भारतीय मीडिया संगठनों ने भी कड़ी निंदा की है। पूरे विश्व के सारे जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्रजातंत्र पसंद लोग हैं, वो सब इसकी मजम्मत करें और ये देखें कि ये आतंकवादी निकलने ना पाए और ये इनके ऊपर कार्रवाई हो, ये पकड़े जाए। और इसी मसले पर कुछ देर पहले मैंने वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन से बातचीत की। और पेरिस में पत्रकारों पर हुए हमले के बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन इस वक्त मौजूद हैं। सिद्धार्थ, आपकी याददाश्त में इस तरह का कोई वाकया पहले हुआ है जहां इतनी बड़ी तादाद में पत्रकार मारे गए हों? नहीं, मतलब कि कभी कभार शायद एक सहाफ़ी पे हमला हुआ होगा कहीं पे, लेकिन इस तरह से दहशतगर्दियों का एक दफ्तर में आना और फिर वहाँ बेरहमी से 10-12 लोगों को चुन चुन के मारना, दुनिया में शायद ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है। मतलब इतना खौफनाक, दर्दनाक इंसिडेंट जो है, एज अ जर्नलिस्ट हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा काम करे। इतना हमला करना उनके लिए इतना आसान कैसे रहा? नहीं, देखिए, अगर ये वारदात जो है डेनिश कार्टून्स वाले मसले से जुड़ा हुआ है, जो रीजनेबल हम मान सकते हैं कि जुड़ा हुआ है, तो वो इंसिडेंट शायद 2-3 साल पहले हुआ। उस ज़माने में धमकियाँ वगैरह मिली होंगी और सिक्योरिटी काफ़ी रहा होगा। कोपेनहेगन में, पेरिस में जिन जिन अखबारों ने, मैगजीन्स, रसालों ने इस चीज़ को छापा है। लेकिन अब इतना वक्त बीत चुका है तो हो सकता है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट था उनको लगा होगा कि भाई ख़तरा पास हो चुका है। तो मुझे लगता है कि दहशतगर्दियों ने भी एक तरह से एक बहुत प्लानिंग के साथ सोच समझ के इस मैगज़ीन को चुना है और ऐसे वक्त पे निशाना बनाया जबकि आसानी से अंदर घुसे और अपना काम करके निकल गए। ये बताइए सिद्धार्थ कि कुछ लोग ये भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, हो सकता है इनवैलिड हो, कि सटायर के तौर पे आप दरअसल कोई भी चीज़ नहीं परोस सकते हैं और वाकई कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। हालांकि हिंसा का तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कहीं ना कहीं पत्रकारिता को भी और पत्रकारों को भी एक बार सोचने की ज़रूरत है? देखिए, सटायर या आलोचना गुड टेस्ट के दायरे में रहना चाहिए।
टेस्ट ये कौन तय करेगा कि गुड टेस्ट में है, अलग अलग लोगों के अपने अपने ख्याल हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि आलोचना आप कर सकते हैं कि भाई पेरिस वाले मैगज़ीन ने इन चीज़ों को छापा क्यों, छापना नहीं चाहिए था, इस पे बहस हो सकती है, आलोचना, तीखी आलोचना भी हो सकती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर भी ये विवाद पहले था और आज भी रहेगा कि एक सीमा के अंदर बातें होनी चाहिए। आलोचना भी करें या मजाक उड़ाएं तो एक तरीका होता है, एक आदर, एक स्टाइल होता है, एक अंदाज़ होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिन्होंने हमला किया उनको भी सोचना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ किया हो जो आपके पसंद में नहीं है, जो आपको ठीक नहीं लगता, जो या आपको लगता है कि सीमा रेखा से बाहर है, तो इसका मुकाबला आप कैसे करें। बंदूक क्या एक ही रास्ता है मुकाबला करने का? कह रहे हैं कि आप दूसरा कार्टून बना लेते। बिल्कुल, मतलब कि शायद कुरान में ये बात कही गई है, या हो सकता है कि प्रॉफिट ने खुद इस चीज़ को कहा कि अगर कोई पत्थर फेंकता है तो मतलब अगर कोई कुछ लिखता है तो आप इसके खिलाफ लिखो, कोई गाना बनाए तो आप दूसरा गाना बनाइए। तो मुझे लगता है कि ये एक लॉजिकल बात है और इफ़ेक्टिव बात है कि अगर आप वाकई में इन चीज़ों को मतलब इन लोगों को या आप साबित करना चाहते हैं कि ये अनकल्चर्ड उनका क्रिटिक था, तो आप अपना क्रिटिसिज्म, आप अपना लेख तैयार करें। लेकिन सिद्धार्थ, क्या आपको लगता है कि इस हादसे के बाद, इस वाक़े के बाद, क्या जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको लेकर भी एक पूरी दुनिया में बहस तेज़ होगी कि उसका दायरा कोई होना चाहिए? देखिए, दायरा जो है ये तय करेंगे पत्रकार खुद जिस मुहाशरे में हैं। और उस अब फ्रांस के अंदर जो मुहाशरा है, ज़ाहिर है कि ये हिंदुस्तान के अंदर या किसी और देश के अंदर या मिडल ईस्ट के देशों के अंदर इसमें फ़र्क होगा। अब किसी और मुल्क के लोग अगर वहाँ पे आके कहें कि भाई ये चीज़ हमको पसंद नहीं, जैसे कि फ्रांस, इस इशू को छोड़ दीजिए, फ्रांस के अखबारों में बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी जो हमारे कल्चर से मतलब कि तालमेल नहीं है, आपको खटकेगा कि भाई ये अखबार में कैसे छप गया। तो वो सोसाइटी का मुहाशरा है, आपको एक तरह से मान के चलना पड़ेगा। तो लेकिन डिबेट होना चाहिए, लेकिन जब कोई फ्रीडम मतलब कि इस इशू को लेके ऐसा एक खौफनाक हमला करे, तो मुझे लगता है कि वो लोग आर्गुमेंट हार जाते हैं, क्योंकि ये अब सीधे तौर पे भले ही हम ना चाहें कि भाई हम चाहें कि हर कोई आलोचना अपने एक सीमा के अंदर रखें, लेकिन जब ऐसा एक वारदात होता है तो हर एक जो है पत्रकार या कोई भी इंसान जो है उन सहाफ़ियों के साथ अपना नाम जोड़ना चाहेगा जो आज मौत के शिकार हुए। सिद्धार्थ, इसके अलावा फ्रांस में जो है शीर्ष नेता जो हैं उसको कह रहे हैं कि ये नरसंहार है। पहली बात तो क्या आप मानते हैं इसको कहा जा सकता है? दूसरी बात, किस तरह के बैकलैश की जो है आशंका आपको नज़र आ रही है? खासकर ये जो आतंकवादी संगठन है, जाहिर है उन पर तो होना ही चाहिए कार्रवाई, लेकिन आपको लगता है क्या वहाँ रह रहे मुस्लिम समुदाय, जो कुछ लोग मानते हैं कि कॉर्नर्ड हुआ है पिछले दिनों में, उनके ऊपर कोई बैकलैश होगा? देखिए, एक अरसे से यूरोप के अंदर एक एंटी इस्लामिक, एक तरह से एंटी इमिग्रेशन वाली एक मुहिम चल रही है। बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो रेसिस्ट हैं, एंटी फॉरेनर हैं, एंटी मुस्लिम हैं, एंटी हिंदू हैं। मतलब सिखों पे भी उनके उस पर पाबंदी पड़ी है कि आप स्कूल में अपना वो पटका या टर्बन नहीं पहन सकते। तो ये जाहिर है कि ऐसे वारदातों के बाद ये जो तबके हैं सोसाइटी में, ये जो खित्ता है फ्रांस के अंदर या यूरोप के अंदर, वो अपने आप को स्ट्रेंथन, मतलब वो एक तरह से इनकरेज होगा कि भाई हम अपना मुहिम को और तेज़ करें। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि फ्रांस के अंदर जो फ्रांस के लोग हैं, जो फ्रांस की जो अपनी कल्चर है, टॉलरेंस की कल्चर, लोग बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं कि जिन आतंकवादियों ने ये हमला किया है, वो चाहते हैं कि एक मुस्लिम एंटी मुस्लिम वॉर हो, एक कल्चर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस हो। और मुझे नहीं लगता कि फ्रांस के लोग इस क्लैश या इस लड़ाई के शिकार होने वाले हैं। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है आपको कि इस हमले के बाद पूरी दुनिया में पत्रकारों में कहीं ना कहीं भय, डर का माहौल होगा और कुछ भी लिखने से पहले, दिखाने से पहले कहीं ना कहीं एक सेकंड थॉट होगी? मुझे लगता है कि आतंकवादियों का मकसद यही था कि भाई अब आप कलम चलाने से पहले ये समझिए कि आपके पीठ पे आप कहीं ना कहीं एक टारगेट का निशान नहीं बना रहे। एक तरह से पत्रकार हमेशा इस ख़तरे से जूझता रहा है। मैदान जंग में उनको इन दिनों जैसे शाम में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में निशाना बनाया गया, जो 50 साल पहले ऐसा नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि एज अ पेशा, एज अ प्रोफेशन जो है जर्नलिज्म और ख़तरनाक हो चुका है। जर्नलिस्ट बहुत सारा। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन थे और ये थी हमारी पहली खबर।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को विकास के रास्ते पर मिलकर आगे बढ़ना होगा। पश्चिम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में उन्होंने राजनीतिक मतभेद के बावजूद राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्योगपतियों से राज्य में निवेश करने की अपील की। कोलकाता में ग्लोबल बिजनेस समिट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बढ़ते राजनीतिक मतभेदों को दूर करने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विकास का माहौल बनाकर इसे फिर से औद्योगिक राज्य बनाना होगा। इसके लिए राज्य को कोयला खदानों की नीलामी और जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों से खासा लाभ होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक राज्य अगर विकास करेंगे तो देश भी तेजी से आगे बढ़ेगा। I am here to assure you the central government will strongly stand behind the state government in order to support each one of the rupees and dollars that you invest in the state. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश के विकास में राजनीतिक दूरियां आड़े नहीं आएंगी। उन्होंने उद्योग लगाने में आ रही दिक्कतों का तुरंत समाधान होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए सरकार के पास पर्याप्त भूमि है। The land is available. No problem for land. We are not going to acquire the land forcefully, but we have the land bank, land use policy, land map. Whatever was pending with us, we have already cleared. So there is no problem from any industry. पश्चिम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में 1000 से ज्यादा उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 19 देशों से आए प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ये सम्मेलन कल तक चलेगा और इसका मकसद राज्य में निवेश आकर्षित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात में आज से शुरू हुए प्रवासी भारतीय दिवस में सुषमा स्वराज ने प्रवासी युवाओं से देश के विकास में योगदान की अपील की। इस मौके पर दुनिया भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जुटे हैं। 13वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को गुरुवार को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। युवा प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन के साथ ही 13वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो गई। इस मौके पर प्रवासी भारतीय मामलों की मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों से मेक इन इंडिया, जन धन योजना, स्वच्छ गंगा और स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों में निवेश के जरिए भारत के विकास में योगदान की अपील की। My young global Indians, come, connect, celebrate, contribute and become a part of the momentous transformation taking place in the country to build एक भारत श्रेष्ठ भारत। 9 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 58 देशों के प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद प्रीति पटेल ने ब्रिटेन में भारतीयों के योगदान की तारीफ की। Members from the Indian diaspora community have contributed to the highest level across the UK and are incredibly prominent now in Britain and in British society. मई 2012 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में करीब 1 करोड़ 38 हजार प्रवासी भारतीय और 1 करोड़ 18 लाख 72 हजार भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारत सरकार इन लोगों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नागरिकता से जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत पीआईओ कार्डधारी लोगों को जीवन भर के लिए भारतीय वीजा मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए सुनवाई पर आज भी किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा, जबकि 2 घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के बाद सीआईसी की पूर्ण पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल जून 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने 6 राष्ट्रीय दलों को आरटीआई के दायरे में माना था, लेकिन तब से इस फैसले पर राष्ट्रीय दलों का रवैया ढुलमुल है। 18 महीने बाद भी कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी और बीएसपी ने फैसले को लागू नहीं किया है। जो देश का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार चलाती है, उन पार्टी को किस प्रकार से अपवाद या एग्जम्पशन मिले। यदि पॉलिटिकल पार्टी इस टाइप का रिजिड स्टैंड लेगी, नेगेटिव स्टैंड लेगी, तो अल्टीमेटली आज हो 6 महीने, साल भर में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट इन पार्टियों को बाध्य करेगी कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो जरूर दे।
कोयला कर्मचारियों की 5 दिनों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल की वजह से 75% से ज्यादा कोयला उत्पादन पर असर पड़ा है। वहीं कोल इंडिया के 60% यूनिट्स में उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। हड़ताल जारी रहने पर देश में बिजली संकट गहराने की आशंका पैदा हो गई है। इस बीच हड़ताल खत्म करने को लेकर ऊर्जा मंत्री ने मजदूर संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले मंगलवार को कोयला सचिव के साथ हुई बातचीत नाकाम रही थी। मजदूर संगठन कोयला खदानों के पुनर्गठन और निजीकरण के विरोध में मंगलवार से हड़ताल पर हैं। जेडीयू ने केंद्र सरकार पर किसान मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने अध्यादेश के जरिए बड़े फैसले लेने के लिए एनडीए सरकार की तीखी आलोचना की है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जरूरी मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं करा रही है और बहस की बजाय अध्यादेश का रास्ता अपना रही है। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव को किसान विरोधी बताया है। लैंड एक्विजिशन के बारे में मेरा ये कहना है कि कौन सी पार्टी है, कितनी पार्टियों की मीटिंग हुई, बीजेपी इसमें शरीक थी, क्यों नहीं बोला उस समय कि इसमें कोई गड़बड़ है। जेडीयू अध्यक्ष ने कोयला कामगारों की हड़ताल का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी की जा रही है। मैं पूरी तरह से हड़ताल का सपोर्ट इसलिए करता हूं कि देश में बहस होना चाहिए कि कोल इंडस्ट्री जो सबसे मजबूत इंडस्ट्री है, कोई प्राइवेट कोल वाला जो है वो कोई कोल नहीं निकालता। ये आपकी कोल हमारी इंडस्ट्री है जो जिसने पैदावार दुगनी कर दी, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप। हालांकि आरजेडी के साथ विलय पर शरद यादव ने कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि दोनों दलों के बीच इस मसले पर बातचीत जारी है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मामले की जांच एसआईटी करेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के मुताबिक इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने करीब 1 साल बाद इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या यानी कि आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुनंदा पुष्कर की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या हुई 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में एक होटल में। सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी और उस वक्त दवाओं के ओवरडोज को मौत की वजह बताया गया था। इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से करने के लिए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय डीसीपी साउथ। ये इस एसआईटी के हिस्से हैं। ये सब मिलकर इसमें जो भी इसमें मुनासिब तफ्तीश है उसको करेंगे। बेंगलुरु में स्कूल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले आज सुबह वारदात के विरोध में स्कूल के सामने जमा पेरेंट्स का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी टीचर को सौंपने की मांग की। पुलिस के इनकार के बाद स्कूल पर पथराव किया गया और आगजनी भी हुई। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। आरोपी को ले जाते वक्त भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक अब स्थिति नियंत्रण में है। The accused person, he is the PT teacher. He has been already arrested and will take action under the provisions of POCSO Act and 376 IPC. Once the situation settles down, then we will take a stock of the thing that even what was the level of compliance by the school authority and whether they are liable for all these things. So they will take action as per the level of 26/11 हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी जेल में ही रहेगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए लखवी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। लखवी को 26/11 मामले में 18 दिसंबर को आतंक निरोधी अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन लखवी को रिहाई के पहले पाकिस्तान सरकार ने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी कि MPO के आदेश के तहत हिरासत में ले लिया था। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकार का आदेश निलंबित कर दिया था। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। खेल की खबर। सिडनी टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ मजबूत कर ली है। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 572 रन के स्कोर पर पहली पारी घोषित की। कप्तान स्मिथ ने चौथे टेस्ट में भी शतक लगाया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, जिन्होंने 112 रन देकर 5 विकेट लिए और इसके जवाब में भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन बनाए हैं। ओपनर मुरली विजय बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए।
शॉर्ट गेंद पुल और सीधा रविचंद्रन अश्विन के हाथ में। पहला सफलता भारत को मिला आज सुबह। और एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, फिलहाल श्रीलंका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं जो वहां जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं और कौन कौन से नेता हैं जो इस कतार में हैं। श्रीलंका मध्यावधि चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। 8 जनवरी को हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान सोमवार को खत्म हो गया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए 71,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मतदान के काम में करीब 2 लाख कर्मचारियों को लगाया गया है। मौजूदा राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे अपने पारंपरिक वोट बैंक यानी बहुसंख्यक सिंहली वोटरों के भरोसे तीसरी बार जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ගමින් ඇවිල්ලා කරන්න හදනකොට තමයි මෙයාලට ප්‍රශ්න. මේක තමයි මෙයාලගේ තියෙන ලොකුම හිසරදය. ඇමරිකාවට තියෙන හිසරදෙත් මාව, යුරෝපයට තියෙන හිසරදෙත් මාව. श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में तमिल मुद्दा फिर से उभर कर आया है। बुनियादी सुविधाओं की कमी भी बड़ा मुद्दा है। साथ ही विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन महिंदा राजपक्षे को अपने पुराने सहयोगी और यूएनपी उम्मीदवार मैत्रीपाला सिरिसेना से कड़ी टक्कर मिल रही है। सिरिसेना राजपक्षे की ही पार्टी में वरिष्ठ नेता थे और सरकार में बतौर स्वास्थ्य मंत्री आखिरी वक्त तक काम करते रहे। राज्य सेवය පොලිසිය සියල්ල රාජපක්ෂ පවුලේ පාලනයට ගත්තා. එතනින් නැවතුනේ නැහැ. මේ රටේ කිසිම නායකයෙක් කිසිම ආණ්ඩුවක් නොකල ආකාරයට අන්ධ දූෂිත පාලනයක් පටන් ගත්තා. श्रीलंका के अलग अलग हिस्सों में 55 अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों की टीम भी मतदान पर नजर रखेगी। श्रीलंका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। राजपक्षे सरकार का कार्यकाल दिसंबर 2016 में खत्म हो रहा था, लेकिन महिंदा राजपक्षे ने 2 साल पहले ही चुनाव कराने का फैसला कर सबको चौंका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ मौसम का हाल। कुछ दिन की राहत के बाद दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड फिर बढ़ गई है। शीतलहर चलने से कई इलाकों में पारा शून्य के नीचे चला गया है। जम्मू कश्मीर के करगिल में आज सुबह तापमान -16 डिग्री दर्ज किया गया। उधर अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लद्दाख और कारगिल के तापमान में इस साल की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लोगों को ठंड से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पंजाब और हरियाणा का हाल भी करीब ऐसा ही है। लुधियाना में बुधवार की सुबह तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस था, जबकि माउंट आबू 4.2 डिग्री सेल्सियस के साथ आज राजस्थान का सबसे सर्द शहर था। इधर पश्चिम एशिया में बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तरी इजराइल समेत पश्चिमी एशिया के कई देशों में भारी बर्फबारी हुई है। पश्चिम गैलीली की पहाड़ियों में मंगलवार से करीब 10 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी है। इसकी वजह से राजधानी यरूशलेम समेत कई शहरों में स्कूल कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। मध्य पूर्व अमेरिका में मंगलवार को आए बर्फीले तूफान का असर आम जनजीवन पर पड़ा है। शिकागो समेत कई शहरों में सड़कों पर भारी बर्फ जमी है। शिकागो में मंगलवार को तापमान -20 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा पड़ोसी देश चीन में भी भारी बर्फबारी हुई है और लोग इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। नमस्कार। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 14 छात्र और 1 गार्ड है। 40 यात्री घायल हैं। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी के दिनेश उरांव को आज अमराई से झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उरांव के नाम का प्रस्ताव किया। सामाजिक कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने इसका समर्थन किया। पाकिस्तान और भारत के बीच चलने वाली दोस्ती बस सेवा फिलहाल वाघा बॉर्डर तक ही चलेगी। बस से अमृतसर और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को वाघा बॉर्डर से बस लेनी होगी। वहीं बस से लाहौर और ननकाना साहिब जाने वालों को भी यहीं उतरना होगा। कैलाश सत्यार्थी को मिले नोबेल मेडल का दीदार अब राष्ट्रपति भवन में किया जा सकेगा। सत्यार्थी ने आज अपना मेडल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपा, जिसे संग्रहालय में रखा जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सत्यार्थी के काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
केदारनाथ में 2013 में आई बाढ़ के बाद पहली बार MI-26 विमान उतरा। कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में ही केदारनाथ को दोबारा बसाने का काम चल रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने मंगलवार सुबह यहां लैंड किया। यमन की राजधानी सना में पुलिस अकादमी के बाहर बुधवार सुबह आत्मघाती हमला हुआ। हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा सुबह उस वक्त हुआ जब कैडेट पुलिस अकादमी में जमा हुए थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी गए